एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 6। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। रिचर्ड एब्राइट has received the Sarley Scholar Award and Shearing-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना हम जिनके बारे में, हमारे जो मेन करेक्टर है वो है हमारे इस स्टोरी में रिचर्ड एब्राइट। ठीक है, रिचर्ड एब्राइट ही हमारे जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम हमारी इस पिक्चर के हीरो हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जो है चैप्टर जो है इन्हीं के ऊपर है। इन्हें जो है अवार्ड रिसीव किया था। इन्होंने कौन सा अवार्ड रिसीव किया था? उन्होंने सार्ली स्कॉलर अवार्ड, ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा था इनका शेयरिंग प्ले अवार्ड। ठीक है, ये किस चीज़ में मिला था? इन्हें बायोकेमिस्ट्री में मिला था और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिला था। ये आपको याद रखने वाले पॉइंट है बिकॉज ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। उनका फैसिनेशन था। फिर देखो फैसिनेशन का मतलब क्या होता है, उन्हें वो बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते थे, राइट। उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। किस चीज़ का अट्रैक्शन था? क्या किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आकर्षित थे? वो बटरफ्लाइज। ठीक है, तो उनका जो बटरफ्लाइज के प्रति आकर्षण था, वो बटरफ्लाइज को देखते थे, बहुत अट्रैक्ट हो जाते थे, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। इसी चीज़ ने ओपन कर दिया था वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। उनके लिए पूरा साइंस का संसार ही खोल के रख दिया था। आगे देखते हैं। एट द एज ऑफ 22, 22 साल के जब हमारे साइंटिस्ट हैं एब्राइट, जब 22 साल के होते हैं, और इनके बारे में एक लाइन और बता रखी है कि ये फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर भी रहे थे। जैसे स्काउट एंड गाइड आपके स्कूल में होता है, ऐसे ही ये भी स्काउट एंड गाइड के स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है, तो 22 साल की उम्र में ये क्या हुआ था, इन्होंने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ड विद द न्यू थ्योरी ऑफ हाउ सेल वर्क। इन्होंने पूरा जो साइंटिफिक वर्ड है ना, अपनी थ्योरी से इन्होंने उसको बिल्कुल एक तरीके से चौंका दिया था, किला के रख दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दिया था। क्या था इनकी थ्योरी? क्या थी कि हाउ सेल वर्क, किस तरह से शरीर में सेल जो है वो वर्क करते हैं। रिचर्ड एच इब्राइट हैज़ हिज कॉलेज रूममेट, उनके एक कॉलेज रूममेट भी थे। रिचर्ड एच इब्राइट हैज़ हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल। इन्होंने और इनके जो मित्र थे, इनके जो रूममेट थे, जो इनके साथ रूम में रहा करते होंगे, इन दोनों की जो थ्योरी थी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में ये जो थी थ्योरी जो है आई थी। इसका एक आर्टिकल छपा था। ये हमारा न्यूज़पेपर या मैगजीन है जिसमें छपना भी एक बहुत ही सम्मान की बात थी, और इनका ये आर्टिकल छपा था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। अब ये पहली बार हुआ था इतना इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, क्योंकि ये जो है हमारा द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एक साइंटिफिक जर्नल है, राइट। इसमें बहुत ही स्पेशल लोगों की चीज़ें छपती थी, और एक स्टूडेंट का छपना ये ऐसा पहली बार हुआ था, एक कॉलेज स्टूडेंट का वर्क इसमें पब्लिश हुआ हो। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग। अगर हम इसे कंपेयर करें कि स्पोर्ट्स में, तो क्योंकि ये यूएसए की स्टोरी है, राइट, तो हम वहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अगर इसकी बात कर रहे हो क्रिकेट वगैरह की, तो इट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग एट द एज ऑफ 15। जैसे 15 साल की उम्र में किसी ने बिग लीग अचीव कर लिया हो, बना लिया हो। एंड हिटिंग अ होम रन, या फिर होम रन को हिट कर दिया हो, या फर्स्ट टाइम एट बैट, आप बैट लेके पहली बार गए और आपने सीधा होम रन जो है वो मार दिए हो। होम रन जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए 6 रन हो गए, है ना, तो इस तरह से जैसे कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा होगा आपका स्पोर्ट्स में, उससे कंपेयर किया गया है। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट। अब देखिए रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट आए थे, इसलिए स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट कहा गया है। ठीक है, तो ये जो सेल की थ्योरी वाला अचीवमेंट आपको बताया है ना, ये इनके बहुत सारे अचीवमेंट में से, राइट, स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट है, राइट, इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। अब केवल साइंस में ही इनके अचीवमेंट्स नहीं थे, अदर फील्ड्स में भी इनके काफ़ी अचीवमेंट रहे होंगे। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई। और ये पूरी ज़िंदगी की इनकी जो साइंस की कहानी शुरू होती है, वो शुरू होती है किससे? शुरू होती है बटरफ्लाइज से। एंड ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। अब ये क्या थे? ये इकलौते बेटे थे अपने माँ के। ठीक है, इब्राइट ग्रू अप कहाँ हुए थे? नॉर्थ ऑफ रीडिंग में। रीडिंग यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये पेंसिल्वेनिया का, पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है यूएसए का। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड। अब इब्राइट बोलते हैं कि भाई मेरे पास, क्योंकि मैं तो इकलौता बच्चा था और उस जगह पर रीडिंग जगह जो है वहाँ पर मुझे करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ 1। अब एक जना अगर टीम में होगा तो क्या वो जो है बास्केटबॉल फुटबॉल खेल सकता है, बेसबॉल खेल सकता है? नहीं खेल सकता है ना। तो वो कह रहे हैं टीम ऑफ 1 में तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया? बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू। तो एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था, वो क्या था? कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को कलेक्ट करना, क्योंकि आप अकेले चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो। सो ही डिड, ऐसा ही उन्होंने किया। एंड डिड ही एवर, उन्होंने हमेशा वो ऐसा ही करते रहे, चीज़ों को कलेक्ट करते रहे। देखो आगे हम पढ़ेंगे जब इस चैप्टर में, तो हम देखेंगे कि उन्होंने कलेक्शन बहुत ज़्यादा किया आगे आगे। बिगनिंग इन द किंडर गार्डन, जब उनकी जो किंडर गार्डन में थे, जब वो है ना, जब हमारी ये नर्सरी केजी वाली क्लासेस होती हैं,
इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने जो अपने कलेक्शन वाला काम शुरू कर दिया था। इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज। तो आपको पूछा जा सकता है कि किंडरगार्टन में थे तो वो क्या कलेक्ट करते थे उस समय, तो बटरफ्लाइज वो कलेक्ट करते थे विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। और उतना ही इनका डिटर्मिनेशन होता था, इतनी दृढ़ इच्छा होती थी बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की, जितनी हम बोलते कि जितनी डिटर्मिनेशन से वो और दूसरी एक्टिविटीज़ करा करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। अब अकेले बटरफ्लाई ही नहीं कलेक्ट की थी उन्होंने, वो कलेक्ट करते थे रॉक्स को, है ना, फॉसिल्स को। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। और कॉइन्स भी वो कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। अब धीरे धीरे क्या हुआ? बिकेम, ध्यान दीजिएगा सेकेंड फॉर्म है, राइट। तो वो ना धीरे धीरे क्या बन गए? एक ना एस्ट्रोनॉमर, है ना, तारों वारों में आसमान देखना भी उनको बहुत पसंद था। ईगर होता है जानने की इच्छा रखने वाला। समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट, कभी कभी तो रात को वो सितारों को भी खूब अच्छे से गेजिंग किया करते थे, उसको देखा करते थे। अब क्या होता है? फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। शुरुआत से ही उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती चली गई अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड, है ना। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई, उनका दिमाग और तेज़ होता चला गया, या फिर ये कह सकते हैं कि इतना ब्राइट माइंड उनका था, और धीरे धीरे उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो ड्राइव होती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। ही ऑल्सो हैड अ मदर, उनकी माता जी भी थी, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। अब देखो, बेटे को लर्निंग करना पसंद था और माँ ने क्या किया? उनका साथ दिया, उनको लर्न करने में काफ़ी उनकी हेल्प किया करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, माँ क्या किया करती थी? उनको ट्रिप्स पे ले जाया करती थी। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, उनकी माता जी उनके लिए बॉट, ठीक है, तो बॉट मतलब उनके लिए खरीदा, ठीक है। तो क्या खरीदा उनकी माता जी ने? उनके लिए टेलीस्कोप खरीदा था, माइक्रोस्कोप्स खरीदा, उनके लिए कैमरे खरीदे, माउंटेनिंग मटेरियल खरीदा, एंड अदर इक्विपमेंट्स उनके लिए खरीदे, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत सारे और तरीक़ों से उनकी मदद करी। मतलब एक माँ ने अपने बेटे को जिस तरह से हो सकती थी उसके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, उसकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए उनकी पूरी तरह से मदद की थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड ए स्कूल। माँ कहती हैं, हिज मदर सेड, राइट। तो इनकी माता जी कहती हैं कि मैं अकेली उसकी कंपेनियन थी। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ तो घर पे कौन रहता था? ये और इनका बेटा, माँ और बेटा, क्योंकि पिताजी नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। जब ये स्कूल जाने लगे, वहाँ इनके दोस्त बनने लगे, तो माता जी इनके दोस्तों को भी इनके घर लाने लगी थी, क्योंकि इनके और कोई भाई बहन तो थे नहीं, दोस्त भी नहीं थे ज़्यादा खेलने के लिए। अब सोशलाइजिंग कराने से उनको समझ में आता था कि जब बच्चा सब दोस्तों से मिलता जुलता है तो उसका और डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो वो घर पे दोस्त लाने लगी इसीलिए। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। माँ कहती हैं कि ठीक है, दिन में मैं उनके दोस्त वगैरह ले आया करती थी, सुबह वो स्कूल भी जाए आते होंगे, लेकिन रात को हम ही दोनों अकेले हुआ करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची मेरा पूरा जीवन थे। आफ्टर हिज फादर डाइड, अब माँ कहती हैं कि रिची ही मेरी ज़िंदगी बन गए थे जब उनके पिताजी मर गए थे उसके बाद। When रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, अब पिताजी कब मरे थे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सॉरी, जब रिची जो थे थर्ड ग्रेड में थे। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। शी यानी कि माता जी, एंड हर सन यानी कि हमारे इब्राइट जो थे, ऑलमोस्ट हर शाम को वो डाइनिंग रूम में बिताया करते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर मान लीजिए कि इब्राइट के पास आज कुछ करने के लिए नहीं है, तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम। तो माता जी कहती मैं उनके लिए कुछ और काम निकाल लिया करती थी। मतलब उनको नहीं पसंद था कि उनका बेटा ऐसे खाली रहे, क्योंकि भाई बहन और ज़्यादा है नहीं खेलने के लिए, तो वो चाहती थी कि वो टाइम जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, कुछ सीखते रहें। तो नॉट फिजिकल वर्क, ये नहीं कि घर का झाड़ू पोछा बर्तन करने को बोल रही है, राइट, ऐसा नहीं कोई काम वो बोलती थी, बट लर्निंग थिंग्स, वो चाहती थी कि खाली है तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा निकाल के ले आती थी कि कुछ एक्टिविटी उनको करा दिया जिससे वो कुछ सीख सकें। हिज मदर सेड, ये उनकी माँ ने बताई हुई है बातें। ही लाइक इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। मैं ऐसा कुछ काम ढूंढ लेती थी जो उन्हें पसंद होता था, और वो उन्हें एक्चुअली ना लर्न करना बहुत पसंद था, तो वो चीज़ें ढूंढती रहती थी जिससे वो कुछ सीख सकें। एंड लर्न ही डिड, और वो लर्न कर भी लेते थे। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, वो इतने अच्छे थे लर्निंग में कि उनको स्कूल में टॉप ग्रेड्स मिला करते थे। ऑन एवरीडे थिंग्स में ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर चाइल्ड। अब हम पढ़ाई की बात करें तो उन्हें टॉप ग्रेड्स मिलते थे, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो वो बाकी बच्चों की तरह ही थे। हिज मदर सेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? उनकी माँ दे रही हैं। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब ये समय आता है कि वो सेकेंड क्लास में पहुँच जाते हैं, सेकेंड ग्रेड में पहुँच जाते हैं, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। जितनी उनकी 25 जो हैं प्रकार की बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, पाई जाती थी उनके होम टाउन के आसपास, तो 25 की 25 कलेक्ट कर लेते, क्योंकि कलेक्शन उन्हें बहुत पसंद था। दिस प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, क्योंकि 25 की 25 तो अब कलेक्ट हो गई, तो संभवतः ये मेरा एंड हो गया था बटरफ्लाई कलेक्शन का, राइट।
ही सेड, यहाँ ही कौन है, हमारे एब्राइट है। वो बोलते मैंने जितनी भी पिक्चर्स थी मैंने सारी कलेक्ट कर ली थी, तो एंड हो गया मेरा कलेक्शन। लेकिन अब आता है फिर से कहानी में मोड़। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, तभी मेरी माता जी मेरे लिए एक बच्चों की किताब लेकर आती हैं, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। किताब का नाम क्या है, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ठीक है, इसे कुछ लोग एक्स भी पढ़ते हैं, तो आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। से दैट बुक विच टोल्ड हिम मोनार्क बटरफ्लाइज। अब ये किताब किसके बारे में उन्हें बताती है, मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में, कैसे ये माइग्रेट करती हैं टू सेंट्रल अमेरिका। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। आप जब ये किताब पढ़ते हैं तो ईगर यंग कलेक्टर कौन, इब्राइट है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहते थे। कलेक्टर क्यों, क्योंकि ये कलेक्ट करा करते थे कॉइन्स को, नो रॉक्स को, बटरफ्लाइज को। एक इनके लिए ना साइंस का एक नया दरवाज़ा खोल दिया इस चीज़ ने। क्यों दरवाज़ा खोल दिया, बिकॉज अब ये और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। एट द एंड ऑफ द बुक क्या था, ये जो किताब इनके लिए माता जी लाई थी, उसके एंड में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि भाई बटरफ्लाइज की स्टडी, बटरफ्लाई की माइग्रेशन की स्टडी के लिए आप भी हेल्प कीजिए। अब रीडर्स कैसे हेल्प करेंगे राइटर की, दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फैड्रिक ए उखरात ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। अच्छा देखिए, ये जो हमारे राइटर हैं जिन्होंने किताब लिखी होगी, उन्होंने कहा कि आपको जो भी बटरफ्लाई मिले उस पर टैग लगा दीजिए, आपको जहाँ मिल रही है वहाँ का। और फिर उन्होंने ना कहा उस टैग पे ऐसा भी लिखना है आपको कुछ कि जिसे मिले वो उस टैग को निकाले और कहाँ है पहुँचा है ये वो चीज़ लिख के और ये इनको भेज दे, डॉक्टर उखरात को भेज दे। इससे क्या होगा कि कहाँ से है ये, कहाँ तक गई थी, ये माइग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इन्होंने किया, ये डॉक्टर उखरात को पता चल जाएगा इससे। ठीक है, अब क्या होता है इसके आगे, अब इब्राइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर उखरात। इब्राइट की मदर डॉक्टर उखरात को लिखती हैं एंड सून, मतलब उनको खत वगैरह लिखती होंगी। एंड सून इब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स। अब इन्होंने भी क्या किया, एडेसिव मतलब वो चिपकाने वाला आता है ना, वो भी टैग उन्होंने भी लगाना शुरू कर दिया। विंग्स ऑफ मोनार्क्स पे इनको भी मिलने मिनार्क इन्होंने भी लगा दिया। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उखरात। अब जिसको भी टैग मिलता था उस टैग पे लिखा होता था जिसको भी ये टैग मिले डॉक्टर उखरात को आप भेज देना। ठीक है, कहाँ मिला है इन्फॉर्मेशन दे देना, पता चल जाएगा माइग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ। लेट सपोज आपको मिलता है, आपको एक बर्ड मिली, आपने उस बर्ड के ऊपर एक टैग लगाया कि ये बर्ड यहाँ से चली है। आप दूसरी जगह जहाँ पहुँचिए वो उस डेस्टिनेशन लिख देगा ये यहाँ पहुँची, और फिर वो उसको टैग को निकाल के डॉक्टर उखरात को भेज देगा। तो उन्हें पता चल गया ना माइग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ था। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लास्ट समर। जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, देखो बटरफ्लाई का भी एक सीजन होता है ना जिसमें वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वो अराउंड रीडिंग मतलब जो शहर है उसके आसपास क्या चल रहा था, बस लास्ट के वीक चल रहे थे समर के, है ना, 6 वीक बचे थे। उसके बाद मतलब बटरफ्लाई ऑब्वियसली वहाँ खत्म होनी थी। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वुडंट कैच वेरी मैनी। अब राइटर कहते हैं कि एल्बर्ट बताते हैं कि अगर भाई मैं एक एक करके पकड़ने चलूँ तो फिर तो मैं ज़्यादा कुछ पकड़ ही नहीं पाऊंगा। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एल्बर्ट क्या था, वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो उन्होंने क्या किया कि चलो मैं ही ना इनका क्या करता हूँ, इनको रेस करता हूँ, इनको पालते हैं और इनको मतलब बढ़ाते हैं एक तरीके से इनकी प्रजाति को। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। उन्होंने क्या किया, फीमेल मोनार्क को कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया। फीमेल अंडे देगी, ऑब्वियस सी बात है अंडे से बहुत सारे बटरफ्लाइज बन जाएंगे। टेक हर एग्स एंड रेज दैम इन अ बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, उन्होंने एग्स लिए और उन एग्स को रेज किया, है ना, पाला बड़ा किया, एक तरीके से बनाया कहना चाहिए, अंडे से ना अपने बेसमेंट में पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करवाई। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनी थी। देन यू वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स टू लेट देम गो। फिर उन्होंने क्या किया, जब बटरफ्लाई बन गई तो उसके विंग पे टैग लगाया, उसको जाने दिया। फॉर सेवरल ईयर सब चलता रहा उनके बेसमेंट में। फॉर होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उसके होते रहे। मतलब कई साल तक उनके बेसमेंट में ना इस तरह से वो बटरफ्लाइज को पालते रहे, फीमेल उसके अंडे से वो सब डेवलप करते रहे, टैग लगा के उड़ाते रहे। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ये सब चलता रहा। इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हुआ, आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। राइटर बोलते हैं कि यार मेरा तो इंटरेस्ट ही खत्म होने लग गया था ये टैगिंग करते करते। इट्स अ टीडियस एंड देयर इजंट नॉट मच फीडबैक। अब टीडियस मतलब थका देने वाला टास्क है, बहुत ही बोर हो गए वो। मतलब बटरफ्लाई फीमेल पकड़ो, फिर उसके बाद उसका वेट करो अंडे देने का, फिर अंडे देगी, फिर उसको है ना प्यूपा वगैरह सब इस लाइफ साइकिल से निकलेंगे और फिर फाइनली बनेगा, फिर टैग करो। बहुत ही टीडियस टास्क हो गया था। और वो सब करते करते मतलब फीडबैक भी नहीं आ रहा था, या तो फीडबैक आ रहा हो तो आदमी को इंटरेस्ट भी है। ए ब्राइट कहते हैं, ब्राइट सेट इन ऑल द टाइम आई डिड, जितना भी टाइम मैंने ने सब कुछ किया है, ही लाव वो हंसने लगते हैं। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। मैंने इतनी सारी बटरफ्लाइज पर टैग लगाए थे, केवल 2 ही तो रिकैप्चर हुई थी। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो केवल 2 के बारे में पता चला कि यहाँ रिकैप्चर हुई हैं। एंड दे वर नॉट मोर देन 70 माइल्स
फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट। और मतलब 75 माइल्स की दूरी तक ही बस मिली थी, बहुत ज़्यादा दूर गई भी नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। अब जब 7th क्लास में आ जाते हैं तो इनको हिंट मिलता है कि रियल साइंस क्या है एक्चुअली। व्हेन ही एंटर्ड अ काउंट्री साइंस फेयर, एक काउंट्री साइंस फेयर होता है जिसमें ये एंट्री लेते हैं, एंड लॉस्ट, और बेचारे हार भी जाते हैं। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। अब बेचारे बड़े दुखी से हो जाते हैं, है ना, ये जाते हैं है ना काउंट्री साइंस फेयर में, लेकिन वहाँ हार जाते हैं, इनको कोई इनाम नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि बड़ी सैड सी फीलिंग होती है, वो वहाँ बैठे हुए होते हैं, उनको कोई इनाम भी नहीं मिलता। तो एब्राइट कहते हैं कि हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज़। तो उनकी एंट्री किससे हुई थी, उन्होंने क्या दिखाया था वहाँ पे अपनी फेयर में, उन्होंने स्लाइड्स दिखाई थी फ्रॉक के टिश्यूज़ की, एंड विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप में बस लोगों को ना स्लाइड्स दिखा रहे थे फ्रॉक के टिश्यूज़ की। ही रियलाइज्ड दैट विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। अब ये जब हार जाते हैं ना तब ये महसूस करते कि मैं दिखाई क्या रहा था, मैं बस फ्रॉक के टिश्यूज़ ही तो दिखा रहा था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए तो था नहीं, कोई साइंस का ऐसा एक्सपेरिमेंट तो था नहीं, जो टिश्यू है बस वही लोग तो देख रहे थे माइक्रोस्कोप में, तो मैंने मेरा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, राइट। वो समझ जाते हैं, कहते हैं रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि बस आपने चीज़ उठाई और आपने लोगों को दिखा दी, दैट्स इट, कोई मेरा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं था। तो वो समझ जाते हैं अपनी हार को। ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। अब धीरे धीरे क्या होता है, अब देखो इनके अंदर कॉम्पिटेटिव स्पिरिट तो आई, क्योंकि हारने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं हारा क्यों, है ना, तो ये सब कॉम्पिटेटिव स्पिरिट तो आने लगी थी, बट इट वॉज वेरी पॉजिटिव, राइट। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। अब वो समझ गए थे कि नेक्स्ट ईयर के फेयर के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट, वो जो विषय जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा जानकारी है वो कौन सा था, अबाउट द इंसेक्ट वर्क, है ना। इंसेक्ट के बारे में हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि बटरफ्लाई कलेक्शन उन सेवरल ईयर्स तक ये काम किया, तो उनको इंसेक्ट के बारे में नॉलेज थी, उनका सब्जेक्ट तो मैं यही रखूंगा, राइट। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स से, क्योंकि मैं यही काम कर रहा हूँ तो मैं यही वाला रखूंगा। सो ही रॉट टू डॉक्टर उखराट फॉर आइडियाज एंड बैक केम टू स्टैक ऑफ सजेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर उखरात को लिखा कि भाई आप मुझे ना आइडियाज़ भेजो, मैं क्या करूँ। मतलब डॉक्टर उखरात के अब ये टच में आ चुके हैं, ठीक है। और डॉक्टर उखरात भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बहुत सारे सजेशंस भेजे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भेजे। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। और इतने सारे उन्होंने अपने सजेशंस भेजे थे, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स थे कि पूरे हाई स्कूल में वो लगे रहे इन सबको करने के लिए, राइट। उस पर वो वर्क करते रहे। लाइक टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, ठीक है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट वगैरह थे ना उनके काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स के, उसमें जो है ये प्राइज भी जीतने लगे थे। फॉर हिज 8th किट, अब वो आते हैं 8th क्लास में। एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज। 8th क्लास में आते हैं, प्रोजेक्ट कौन सा कर रहे हैं वो, कि वायरल डिसीज फैल रहा था जो किल कर रहा था नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, जितने भी मोनार्क कैटरपिलर्स थे ना एवरी फ्यू ईयर्स में, वो वायरल डिसीज से मर रहे थे। अब क्या होता है, एब्राइट को समझ में आ रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है, चलो इसी पे रिसर्च की जाए। तो एब्राइट थॉट दैट डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बिटल। एब्राइट ऐसा सोचते हैं कि जो डिसीज़ है शायद ये बिटल भी एक तरीके का इंसेक्ट है, उसकी वजह से आ रही है। तो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स, उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को रेज करना शुरू किया इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स, राइट। अब चेक करते हैं कि बिटल से अगर हो रहा होगा तो ये सब भी मर जाएंगी, तो उन्होंने कैटरपिलर्स को बिटल्स के साथ ही रखा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा हुआ। मतलब मैंने पहले ऐसा सोचा था कि बिटल्स की वजह से ये मर रहे हैं, लेकिन ऐसा जब मैंने ब्रेस किया तब मेरे को ऐसा कोई रिजल्ट मिला नहीं सेट। बट आई वेंट अहेड, बट मैं आगे आया एंड शोड, मैंने शो किया दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, राइट। अब उन्होंने वाकई में कुछ रख के उस पर एक्सपेरिमेंट किया है, साइंटिस्ट ऐसा ही करते हैं ना कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उन्होंने उन दोनों को साथ में रखा और एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं इनकी वजह से तो नहीं मर रही हैं, राइट। तो कहते हैं कि मैं आगे आया, मैंने रियल एक्सपेरिमेंट किया एंड दिस टाइम आई वन, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो मैं इस बार जीता था। द नेक्स्ट ईयर द साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग दैट द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाई इज कॉपी मोनार्क्स। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है, उनकी जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट लगता है उसमें टेस्ट की जाती है थ्योरी कि जो वायसराय बटरफ्लाई है ना वो कॉपी करती है मोनार्क को, ठीक है। द थ्योरी वाज दैट द वायसराय लुक लाइक मोनार्क। अब थ्योरी क्या थी, थ्योरी ये थी कि जो वायसराय है वो मोनार्क की तरह दिखती हैं, बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो मोनार्क जो है ना वो बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती खाने के लिए, लेकिन वायसराय ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरह अगर हम देखें तो वायसराय जो है डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, है ना, उनको उनका जो टेस्ट होता है वो बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ
बर्ड्स डिनर। तो वो ऐसे सोचते हैं कि भी वासरा ये कोशिश करते हैं कि हम मोनार्क की तरह अगर दिखेंगे जितना ज़्यादा, उतना ही हम बर्ड्स को खाने से बचे रहेंगे। ऐसे कहते हैं ना कि दो थोड़े थोड़े हम शक्ल से होते हैं, तो अगर वो उसको लग रहा है कि अगर मैं बिल्कुल इसकी तरह से दिख जाऊँ तो मैं अपने दुश्मनों से बचे जाऊँगी, क्योंकि दुश्मनों को ये नहीं पसंद है, मैं पसंद हूँ। तो वो दुश्मनों की तरह, मतलब उसकी तरह दिखने की कोशिश करती है, वो है मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह। अब क्या होता है, इब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। अब इब्राइट का प्रोजेक्ट क्या होता है इस बार, कि वो देखते हैं कि बर्ड वाकई में मोनार्क को खाती भी हैं कि नहीं खाती है। ही फाउंड अ स्टारलिंग, स्टारलिंग इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। इनको ना एक बर्ड मिलती है स्टारलिंग बर्ड, राइट, और देखते हैं कि ये ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स, ये सारे मोनार्क को खाती है। इट कुड गेट, जितने भी मोनार्क बटरफ्लाइज को मिलते जाते हैं स्टारलिंग बर्ड उसको खा लेती है, राइट। आगे आते हैं, इब्राइट सेड, इब्राइट कहते हैं लेटर रिसर्च ने बताया, मतलब आगे जो रिसर्च हुई होंगी बाय अदर पीपल के द्वारा, वो शो करती है दैट वाटसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, है ना, कोशिश करती हैं ये मोनार्क की कॉपी करने का, ये बात प्रूव हो जाती है आगे की रिसर्च पे, अभी नहीं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी, ये प्रोजेक्ट जो है इसमें ये फर्स्ट आते हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट डिवीजन में, एंड थर्ड आते हैं ओवरऑल जो भी उनका काउंटी साइंस फेयर होता है उसमें ये थर्ड आ जाते हैं। आगे चलते हैं हम चैप्टर में। इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब ये पहुंच जाते हैं, तो रिचर्ड इब्राइट बिगिन द रिसर्च दैट लेड हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब एक और डिस्कवरी होती है अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, तो इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अब ये क्या है, ये इनडायरेक्टली ये लेके जाती है थ्योरी, मतलब किसकी तरफ, लाइफ ऑफ सेल्स की तरफ। और ये एक्चुअली यही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर में, क्योंकि इसी के ऊपर ये चैप्टर पूरा बेस हो सकता है, हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल। अब थ्योरी क्या है, किस सवाल का जवाब ये ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टाइनी 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। आप पता है आपकी उनकी थ्योरी चल रही है कि जो मोनार्क प्यूपा होता है ना उसकी बॉडी पर होते हैं 12 गोल्ड स्पॉट्स, और इनको ये दिखाना होता है कि ये 12 स्पॉट्स क्यों हैं, क्योंकि एवरीवन एज्यूम्ड दैट द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। बाकी लोग क्या सोचते थे कि जो स्पॉट्स है ना इनकी बॉडी पर वो जस्ट ऑर्नामेंटल है, लाइक सजाने की चीज़ है। लेकिन इब्राइट ऐसा बोलते हैं कि बट डॉक्टर उखराट डिडंट बिलीव इट, है ना। तो डॉक्टर उखराट को इस बात पर विश्वास नहीं है। ये सारी बातें हमें कौन बता रहे हैं, ब्राइट बता रहे हैं कि भाई बाकी लोग तो सोचते थे कि ऑर्नामेंटल है, लेकिन डॉक्टर उखरात ऐसा नहीं मानते थे। टू फाइंड द आंसर, इस बात को आंसर करने के लिए, है ना, इब्राइट एंड अदर जो भी एक्सीलेंट साइंटिस्ट साइंस स्टूडेंट थे फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। उनको क्या करना था, भाई कोई डिवाइस बनाना होता है ना, हैड टू बिल्ड मतलब उनको बनाना ही नहीं था, दैट शोड दैट द स्पॉट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन। क्या चीज़ उन्हें शो कर रही थी कि जो स्पॉट्स है ना वो क्या कर रहे थे, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि नेसेसरी थे बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए। दिस प्रोजेक्ट वन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर, है ना। तो जो काउंटी फेयर था, सॉरी नॉट कंट्री फेयर, जो काउंटी फेयर था उसमें ये फर्स्ट आते हैं इस चीज़ में, एंड एंट्री हो जाती है इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इनकी। देयर वन थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी, इनको जूलॉजी के लिए थर्ड प्राइज मिलता है। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, और गर्मियों के समय में इनको चांस मिलता है काम करने का एट द एंटोनोलॉजी लेबोरेटरी, एंटोमोलॉजी मतलब जो इंसेक्ट वाली लेबोरेटरी होती है जहाँ उसकी स्टडी की जाती है, वहाँ अब होगी इनकी एंट्री, कहाँ पर, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। इसके आगे का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।